सुबह के बज चुके हैं 9 और स्वागत करता हूं मैं रमेश चंद्रा आप सभी बेहद बड़े खूबसूरत और बहुत बहुत ही प्यारे दोस्तों का अपने YouTube चैनल यानी कार्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर। महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी था, जो दर्शन था, वो क्या था, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हमें इस बात की बात कर लेनी होगी कि हमारी आपसे बात कहाँ तक हो चुकी है, किन किन टॉपिक पर। इसके पहले हमने पहले के वीडियो में जहाँ तक आपको हमने बताया है, कहाँ तक आपने वीडियो में चर्चा हो चुकी है आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी चर्चा कहाँ तक हुई है। एक ब्लैंक पेज उठाते हैं, इस ब्लैंक पेज पे आपसे हम बात करेंगे कि हमारी चर्चा कहाँ तक हुई है। हम आपको 1905 से चलकर, जब चलना स्टार्ट किए थे तो 1905 से चलते हुए स्वदेशी मूवमेंट, सूरत विभाजन 1907 का, उसके बाद आप देखेंगे हमने फिर 1916 का लखनऊ पैक्ट को आपको बताया डिटेल में। 1917 में हमने आपसे चर्चा की, 1917 का चंपारण आंदोलन गांधी का हमने चर्चा कर दी थी। यानी जो गांधी के क्षेत्रीय मूवमेंट थे उसकी हमने आपसे चर्चा कर दी है। अब जो क्षेत्रीय मूवमेंट की चर्चा हो गई है, अब गांधी अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में शामिल होंगे, अखिल भारतीय मूवमेंट के रूप में शामिल होंगे। तो हमारा अब जान लेना है कि गांधी है क्या। तो आपको बताएं कि 1917 के चंपारण की हमने आपसे बात की थी, 1918 के अहमदाबाद का जो आंदोलन है उसकी हमने आपसे बात की थी, 1918 का ही जो खेड़ा मूवमेंट था उसकी हमने आपसे बात की थी। अब समय था, गांधीवादी फेज अब स्टार्ट हो चुका था। जो गांधीवादी चरण हम जानते हैं वो चरण स्टार्ट हो चुका था। तो गांधीवादी चरण जो स्टार्ट हो चुका था, गांधीवादी, फिर इस गांधीवादी फेज में बिना गांधी को समझे, बिना गांधी को जाने हम उसका अगर अध्ययन करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ समस्याएं आए। लेकिन अब इसीलिए इस वीडियो को हम लेकर आए हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस वीडियो को 2 पार्ट में आपको समझाएं। आप देखेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा, इन दोनों को मिलाकर अगर समराइज वे से आप देखेंगे तो आपको ये IAS मेंस के कई प्रश्न हल करवा देंगे। एक समरी होगी, एक गांधी का ओवरव्यू हम बताएंगे आज की वीडियो में। तो आप ध्यान रखिए, आज का वीडियो और इसके बाद जो वीडियो अपलोड हुआ है वो दोनों मिलाकर आप गांधी को समझ सकते हैं और कई प्रश्न आपके साथ हो सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमने आपको बता दी कि हम कहाँ तक बात कर लिए थे। उस चर्चा से हम आगे जैसे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। देखिए, गांधीवादी जो चरण आंदोलन है, जो गांधीवादी चरण आंदोलन है, वो आपको हम जब चर्चा करेंगे तो हमारी बात होगी कि एक क्षेत्रीय जो प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी, और दूसरी हम बात करेंगे आपसे अखिल भारतीय आंदोलन की। अखिल भारतीय आंदोलन में गांधी, हम आपसे बताएं, अखिल भारतीय आंदोलन में गांधी ने रॉलेट एक्ट आंदोलन चलाया, खिलाफत के साथ आए, असहयोग चलाया उन्होंने, और सविनय अवज्ञा चलाया और भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इनकी हम बात करेंगे आपसे। लेकिन जो गांधी की रणनीति थी ये क्या थी, आप इसको समझ लें कि गांधी किस रणनीति के तहत काम करते थे। गांधी की रणनीति थी संघर्ष विराम, संघर्ष विराम, इस तरह की। यानी अगर कहीं भी आपको है तो सबसे पहले उस संघर्ष करके एक जो लक्ष्य होता था उसे प्राप्त करते थे, उसके बाद मोमेंट को रोक देते थे, फिर मोमेंट स्टार्ट करते थे, कुछ समय बाद फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। इस तरह की रणनीति को संघर्ष विराम रणनीति, संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति कहते हैं। इसकी चर्चा भी आपसे हम और डिटेल में करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ी सी आपको इंट्रो दिया। लेकिन इसके बाद अब हम गांधी की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो गांधी के जो प्रारंभिक जीवन है उनकी हमें चर्चा करनी होगी। यानी जो प्रारंभिक जीवन से प्रश्न आते हैं, जो शुरुआती जीवन के जो प्रश्न आते हैं बालकाल से या उसके समय से, उसको भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी ये चर्चा हमारी होगी। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। सन था 1869। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। इनके पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई।
इनकी माता का नाम पुतलीबाई है। और जो इमेज आप देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, गांधी की जो शादी हुई थी, जो गांधी का विवाह हुआ था, ठीक 1 साल बाद का फोटो है। गांधी की शादी होती है 13 वर्ष की अवस्था में, और जिससे शादी होती है इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई, या इन्हें कस्तूरबा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं कितनी वर्ष की अवस्था में हो रही है? 13 वर्ष की अवस्था में। जो आपके सामने ये इमेज दिख रहा है, ये गांधी का ही एक फोटो है। और ये कब का है? ये 14 वर्ष की आयु में काठियावाड़ स्कूल में जब उन्होंने एडमिशन लिया था, उस समय क्या फोटो है। तो ये थी गांधी की प्रारंभिक जीवन की कुछ बातें। इसके बाद अगर हम बात करें तो गांधी के जीवन काल में इनके 4 पुत्र होते हैं। 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था हरिलाल। इसके बाद इनसे जो छोटा पुत्र था उनका नाम था रामदास, और रामदास तीसरे नंबर पर जो पुत्र हुआ था उनका नाम था मणिलाल, और सबसे छोटा जो पुत्र है उसका नाम है देवदास। ये महात्मा गांधी के टोटल 4 पुत्र हैं। चारों पुत्रों का नाम हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हरिलाल है ये महात्मा गांधी से हमेशा असहमत रहते थे मैक्सिमम टाइम पर। गांधी ने हरिलाल के बारे में कहा कि जब गांधी से किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा असंतुष्ट किससे रहते हैं, या सबसे ज़्यादा अपने जीवन में आपने अपनी नीति के तहत किसको मना नहीं पाए, तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, क्या कि हम 2 लोगों को अपने जीवन काल में संतुष्ट नहीं कर पाए। एक हमारा खुद का बड़ा बेटा हरिलाल, और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों को हम कभी संतुष्ट नहीं कर पाए, महात्मा गांधी ये मानते थे। अब गांधी जो आपने फोटो देखा, गांधी का एक चित्र देखा, एक 14 वर्ष की अवस्था में, और जो आपके सामने ये फोटो दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ये महात्मा गांधी का फोटो है जब महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे थे। यानी जो वकील है, वकीली की पढ़ाई करने के लिए जब लंदन जा रहे थे, लॉ करने के लिए लंदन जा रहे थे, तब का ये फोटो है। तो गांधी का जो मूवमेंट है वो आप इसके बाद देखेंगे, लेकिन गांधी ने अध्ययन जो किया है 1889 से लेकर 1891 तक कहाँ पर पढ़ाई की है? ये सालों में उन्होंने लंदन में 1889 से लेकर 1891 में लंदन में उन्होंने कानून का अध्ययन किया है, लॉ का अध्ययन किया है। जो इनकी जो बाल्यावस्था थी इनकी आपसे चर्चा की, और देखेंगे उसके बाद 1800 जब ये वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ कर आते हैं, 1891 में जब समाप्त होता है, तो 1892 में ये भारत वापस आते हैं। 1892 में जब ये भारत आते हैं तो एक साउथ अफ्रीका के व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अबुल्ला। इन्होंने अपना एक निजी मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका बुला लेते हैं कि आइए, हमारा एक मुकदमा है, आप लड़ लीजिए। गांधी जी इनके बुलावे पर अफ्रीका चले जाते हैं, और आप देखेंगे अफ्रीका में इनकी जो लड़ाई है साउथ अफ्रीका में, इसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 वाले में। लेकिन अभी आप जानिए कि 1892 में ये कहाँ जा रहे हैं? अफ्रीका चले जा रहे हैं। एक चीज़ और, गांधी का जो सबसे महत्वपूर्ण भजन है, जो सबसे फेवरेट या सबसे चहेता या पसंदीदा भजन था, वो आपसे पूछा जा सकता है, वो है बैसलो जन तैने कहिए। एक भजन है, बैसलो जन तैनू कहिए प्रीत प्राई जान रे। तो ये भजन गांधी से बार बार सुना करते थे। इसकी रचना किसने की है ये जानना महत्वपूर्ण है। इसकी रचना करते हैं नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता ने इस भजन की रचना की है। और गांधी, आप देखेंगे गांधी की जो मृत्यु होती है उसको भी आपको हम बता दें, तो गांधी की मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 को। और
इन्हें मारता कौन है, इनकी मृत्यु कैसे होती है? नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार देते हैं। और कहाँ पे? जब बिड़ला भवन से ये प्रार्थना स्थल जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने इस महान व्यक्तित्व की ये हत्या कर देते हैं। उसके बाद ये व्यक्तित्व भारत के इतिहास से एक नए दौर में आता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी बात समझ में आई। अब एक चीज़ और आपको जानना है, वो क्या है कि जब गांधी, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी की इमेज है। जब ये अफ्रीका गए थे, अफ्रीका से 12, जब अफ्रीका में से वापस आए थे 1915 में, 1915 का उस समय था जब महात्मा गांधी अफ्रीका से 12 आए थे। वो डेट थी 9 जनवरी 1915, और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें स्पष्ट। अब देखिए जो इमेज दिख रही है, ये उसी समय की इमेज है जब महात्मा गांधी वहाँ से बाहर वापस आए थे और उन्होंने अपने सूट बूट को उतार कर धोती धारण किया था। तब की ये इमेज आपके पास में दिखा रहे हैं। अब देखिए गांधी जब ये वापस आते हैं तो एक आश्रम आपको बताया था, उन्हें आश्रम की स्थापना करते हैं, और फरवरी और मार्च का समय है 1915। फरवरी ठीक यानी 1-1.5-2 महीने बाद के समय में वो शांति निकेतन में रह रहे थे। शांति निकेतन में वो अपने आवास को बनाए तो वहीं रह रहे थे। वहाँ उनसे मिलने टैगोर जी आते हैं। टैगोर से उनकी मुलाकात होती है, और टैगोर जी ने शांति निकेतन में रहने के कारण महात्मा गांधी को महात्मा पहली बार कहा था कि एक महात्मा है। चूँकि वो शांति निकेतन में रह रहे थे, इस वजह से पहली बार टैगोर जी ने उन्हें महात्मा कहा। लेकिन महात्मा गांधी ने भी उनके इस एहसान को, उनकी इस उपाधि को तुरंत चुका दिया। कैसे? उन्हें जब भी उनसे मुलाकात होती है तो उन्हें वो गुरुदेव के नाम से बुलाते हैं। यानी दोनों ने उपाधियों का एक दूसरे से लेन देन कर दिया। ध्यान रखिएगा, टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी ने टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी। तो ये बात आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इतनी अगर चर्चा हो गई आपसे, तो इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो आपसे हम बात करेंगे महात्मा गांधी की विचारधाराओं के बारे में। महात्मा गांधी धर्म के रूप में क्या उनका धर्म है, जब वो धार्मिक रूप से बात करते हैं तब उनका क्या होता है, धर्म होता है, और किस रूप में वो क्या सोचते हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो अब हम जब हमारी चर्चा होगी महात्मा गांधी की आइडिया के बारे में, तो हम बात करेंगे उनके क्या ही। आपको पहले बता दें किस चीज़ की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में। और किस पे बात करेंगे? हम बात करेंगे अहिंसा के सिद्धांत को। हम महात्मा गांधी के साधन और साध्य की पवित्रता की जो बात करते हैं उसकी हम बात करेंगे। हम महात्मा गांधी के सत्य की बात करेंगे। हम महात्मा गांधी के धर्म की बात करेंगे। हम महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार की बात करेंगे। हम महात्मा गांधी के पर्यावरणीय, आर्थिक, इन सभी विचारों के एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है महात्मा गांधी का, सर्वोदय, इसकी हम बात करेंगे। तो सर्वोदय क्या कहते हैं, क्या उनका सर्वोदय है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम आपसे चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के जिस सिद्धांत की, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या है ये आपको समझना होगा। देखिए सत्याग्रह का जो महात्मा गांधी के अनुसार जो अर्थ है ये बहुत व्यापक है। वो पूरे गांधीयन फिलॉसफी को सत्याग्रह के अंदर समेट लेते हैं। जितने, चाहे वो सर्वोदय हो, चाहे वो अहिंसा हो, चाहे वो सत्य हो, चाहे वो परोपकार हो, चाहे वो गरीबों की, वंचित की सेवा हो, सबको सत्याग्रह के अंदर वो समेट लेते हैं। लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसके जो शब्द का अर्थ है वो क्या है, यानी मतलब सत्य होता है, सत्य के प्रति आग्रह, इसी सत्याग्रह है। यानी अडिग होकर अपनी बातों को अहिंसात्मक तरीके से अगर आप लगे हैं और सत्य के प्रति आग्रह कर रहे हैं कि आप इसे मानिए, तो वही सत्याग्रह है। लेकिन ये केवल शाब्दिक अर्थ है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए तरीका क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ सत्य के प्रति अगर आप अडिग हैं तो यही क्या है, सत्याग्रह है। और महात्मा गांधी का अहिंसा क्या है?
अहिंसा को सिद्धांत को समझने के लिए एक ब्लैंक पेज लेने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर। आ जाइए इस ब्लैंक पेज पे। महात्मा गांधी का अहिंसा क्या है? उन्हें अहिंसा के को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला उन्होंने कहा मानसिक, यानी पहले हिंसा समझ लीजिए क्या होता है। हिंसा उन्होंने बताया, हिंसा वायलेंस, हिंसा होती है 3 तरह की। कौन सी? पहली हिंसा वो कहते हैं मानसिक होती है। फिर दूसरी कौन सी होती है? दूसरी उन्होंने बताया वाचिक, और तीसरी बताया उन्होंने शारीरिक। ये 3 हिंसा के रूप बताते हो। तीनों हिंसा के अर्थ आपको अलग अलग समझाएं। देखिए मानसिक हिंसा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार अगर आपके मन में ईर्ष्या, क्लेश जैसे विचार हैं, घमंड जैसे कुछ भी विचार हैं, तो वो आपकी मानसिक हिंसा का भाग है। मानसिक हिंसा का अर्थ है कि किसी वस्तु को देखकर आपको ईर्ष्या होना, आपको मन में उसे बुरा कहना, आप किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी की आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा की आलोचना, गलत आलोचना करना, किसी के साथ कूटनीति करना, ये सब मानसिक हिंसा का भाग है। ऐसा महात्मा गांधी वहाँ पर हिंसा की एक प्रारूप में बता रहे हैं कि यह मानसिक हिंसा है। यानी ऐसे में अगर मानसिक हिंसा का जो व्यापक रूप है, अगर मानसिक हिंसा को मान लिया जाए तो आपको पहले अपने अंदर के जो वैल्यू होंगे उन्हें जगाना होगा। ये गांधी की अहिंसा का एक सिद्धांत यहाँ निकलता है कि आपको वैल्यू, आपके जो सिद्धांत हैं, आपकी जो नैतिकता है, आपका जो एथिक्स है, इसके प्रति आपको सजग, आपको सत्यनिष्ठ होना होगा। ये पहला सिद्धांत गांधी का ही कहता है मानसिक हिंसा से। दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कह रहे हैं वो, दूसरा होता है वाचिक हिंसा। वाचिक मतलब बोलने, यानी अगर आपके मन में क्लेश है, ये तीनों स्टेज हैं, अभी स्टेज की बात करेंगे। ये वाचिक हिंसा। वाचिक हिंसा का अर्थ है कि अगर आप किसी को गाली देते हैं, किसी को बुरा बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं, यह वाचिक हिंसा का भाग है। यानी मन से और वचन दोनों से आपको हिंसा नहीं करनी होगी, ये गांधी मानते हैं। तीसरी हिंसा क्या है? तीसरी उन्होंने बताया शारीरिक। शारीरिक हिंसा को ही हम हिंसा मानते हैं आज, कि अगर किसी को आप मार देते हैं, किसी को पीटते हैं, ये आप शारीरिक हिंसा है। यानी शरीर के द्वारा अगर हिंसा कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, तो शारीरिक हिंसा है। तो ये गांधी के 3 हिंसा के सिद्धांत थे। अब देखिए, अगर तीनों हिंसा में किसी भी हिंसा को आप मानते हैं, किसी भी हिंसा का, किसी तरह का हिंसा करते हैं, तो आप गांधी के अनुसार अहिंसक नहीं है। यानी गांधी का जो अहिंसा का सिद्धांत है वो इन तीनों को फॉलो करता है कि अगर आप मन, वचन और शरीर से हिंसा नहीं करते तो आप अहिंसा कर रहे हैं, तभी आप अहिंसक हैं। यानी अब दूसरी बात एक चीज़ और बताएं, क्या ये गांधी का मौलिक सिद्धांत है या कहीं से कॉपी किया है? जी हाँ, गांधी ने स्पष्ट खुद अपने किताब हिंद स्वराज में लिखा है कि ये हमारा नया सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये इंडियन कल्चर का पार्ट है। इसे उन्होंने, गांधी ने बताया कि इसे हमने भारतीय संस्कृति से सीखा है। जो भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति में निहित है और इसी को हम अहिंसा मानते हैं। उसे तो हमने केवल एक ढाल देने की कोशिश की है, अपनाने की कोशिश की है। ऐसा महात्मा गांधी मान रहे हैं अपने अहिंसा के सिद्धांत। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आइए फिर आगे चलते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा तो सब्र करना पड़ेगा। महात्मा गांधी की आपकी इमेज देख रही होगी एक, गांधी के नैतिक विचार की भी कुछ बात कर लें। क्यों, उनका एथिकल आइडिया क्या है, वो एथिक्स के बारे में क्या कह रहे हैं, एथिक्स क्या कह रहे हैं गांधी का। गांधी, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है साधन, एक होता है साध्य। यहीं पे आपको चर्चा कर दें, एक होता है साधन और एक होता है साध्य। देखिए, अगर आप जीवन में कुछ लक्ष्य रखे हैं
थोड़ा सा टर्म अलग है, समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल चिंता करने के लिए बहुत ही आसान टर्म है, बशर्ते यूज का आप कम करते हैं। देखिए, साधन का मतलब होता है माध्यम, और साध्य का मतलब होता है जो आपने एपेक्स गोल आपने रखी है। अब आपको हम ये बताएं कि जैसे आपको कहीं जाना है, सपोज दैट आपको इलाहाबाद हमारे शहर आना है। इलाहाबाद आने के लिए आप लखनऊ से चल रहे हैं। लखनऊ आते समय आप अगर जो आपने साधन यूज किया, चाहे बाई बस आए, चाहे बाई ट्रेन आए, या बाई एयर आए, ये आपका साधन होगा। लेकिन साध्य क्या है? साध्य है इलाहाबाद पहुंचना। यानी अब ये बात बड़ी सिंपल तरीके से हमने बताई। अब आइए गांधीवादी सिद्धांत में क्या। गांधीवादी सिद्धांत ये कहता है कि आपको अंग्रेजों की दास्ता से जो मुक्ति पानी है, ये आपका साध्य है, ये आपका गोल है। लेकिन इस गोल को पाने के लिए आपके पास रास्ते अलग अलग हैं। आपके पास रास्ते अलग हैं। हो सकता है आप हिंसा के द्वारा उसे पाना चाह रहे हैं, वायलेंस के माध्यम से। हो सकता है नॉन वायलेंस से आप पाना चाह रहे हैं। हो सकता है दोनों को मिला के पाना चाह रहे हैं। ये रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो गांधी यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो आपका साधन पवित्र होना चाहिए, आपका साधन ऐसा होना चाहिए कि जो पवित्र हो। और दूसरा कहते हैं साधन पवित्र, साध्य पवित्र तो है, लेकिन साध्य को पाने के लिए आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए। यानी गांधी कहते हैं साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर देते हैं। यानी एक चीज और आपको समझा दें, ये बात हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है, संविधान में भी कही गई है, लेकिन परोक्ष रूप में। कैसे, इसे समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट ये कोई एक अपराधी है, या ये कोई एक व्यक्ति है, ये गरीबों की सेवा करता है। जितने गरीब हैं सबकी सेवा करता है। लेकिन कैसे करता है? ये जो अमीर व्यक्ति हैं, जो अमीर हैं, उनसे पैसा लूट लेता है और लूट कर गरीबों में बांट देता है। तो क्या ये अपराध कर रहा है या नहीं? क्या ये अपराधी है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल अपराधी होगा। क्यों? क्योंकि वो लूट रहा है। कैसे? भले वो गरीबों को दे रहा है। इसका जो देने का कार्य है, इसका जो साधन है, इसका जो साध्य है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो तरीका अपना रहा है, लूट पाट करके दे रहा है, ये गलत है। ओके, यही है साधन और साध्य। यानी इसका साधन सही नहीं है, लेकिन इसका जो साध्य है, जो इसने लक्ष्य रखा है, ये बहुत ही उच्च कोटि का है, गरीबों की सहायता करना। अब बातें साधन और साध्य की स्पष्ट हो गई होंगी। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? साधन और साध्य की पवित्रता दोनों होनी चाहिए, केवल साधन की पवित्रता या केवल साध्य की पवित्रता नहीं होनी चाहिए। यहीं पर आप अंतर देखेंगे, सुभाष और गांधी में एक मेजर अंतर आएगा। हम सुभाष और गांधी की डिबेट की चर्चा डिटेल में करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक मेजर अंतर आएगा गांधी और सुभाष में। अब गांधी ने अपने नैतिक विचार के लिए उन्होंने 7 पापों की संकल्पना कही है। 7 पापों की संकल्पना दी। वो 7 पापों की संकल्पना क्या है आप जान लें। उन्होंने कहा, आपके लिए मेंस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपके एथिक्स में पूछा गया है, एथिक्स में। तो एथिक्स भी जीएस का ही पार्ट है, जो पेपर 4 होता है उसमें पूछा गया 7 पापों की संकल्पना। लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ जीएस में भी बता देते हैं क्या है 7 पापों की संकल्पना। गांधी ने 7 पापों की संकल्पना में कहा, और हिंद स्वराज में बताते हैं कि अगर आप धन कमा रहे हैं, आप धन का आय कर रहे हैं, उस धन में आपका परिश्रम ना लगा हो, तो ये एक पाप है। दूसरा उन्होंने कहा, ये पहला था। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको सुख मिल रहा है लेकिन विवेक रहित सुख है, यह विवेक रहित सुख भी प्राप्त करना एक पाप है। तीसरा उन्होंने क्या कहा? तीसरा गांधी कह रहे हैं कि बिना चरित्र का ज्ञान होना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ा पाप है। यानी आप कितने भी ज्ञानवान हो, लेकिन आपका चरित्र ही अच्छा ना हो, तो आप अच्छे नहीं हैं, आप बुरे हैं, आप पापी हैं। ये आज की राजनीति पर बड़ी अच्छी तरह लागू होता है कि आप कितने भी ज्ञानवान हो,
कितने भी किए, लेकिन आपका जो जो साधन है वही पवित्र नहीं है, तो आप करेंगे क्या? फिर क्या कह रहे हैं? नैतिकता विहीन व्यापार कर रहे हैं। कह रहे हैं आप नैतिक अगर आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार और उसमें नैतिकता नहीं है, उसमें बेईमानी है, तो ये व्यापार भी एक पाप की तरह है। फिर क्या कह रहे हैं गांधी? उसके बाद गांधी कह रहे हैं, एक और सिद्धांत दे रहे हैं, कह रहे हैं त्याग रहित धर्म, कि ऐसा कोई धर्म हो जिसमें त्याग की भावना ना हो, वो धर्म एक पाप के समान है। फिर क्या कह रहे हैं? राजनीति पर उन्होंने कहा, राजनीति पर गांधी के विचार बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। राजनीति पर उन्होंने कहा कि जो बिना सिद्धांत की जो राजनीति होती है वह पाप के समान है। और उन्हें विज्ञान पे बात की। विज्ञान जो आज का विज्ञान है, जो विज्ञान आप देखेंगे ये मानवता को तार तार करता है, आदमी को मारने की बात करता है, इसमें उसने गांधी ने कहा है कि मानवता रहित विज्ञान भी एक पाप है। मानवता रहित विज्ञान में आप बात करेंगे तो ये इनका टॉपिक इन्वायरमेंट से जुड़ेगा, साइंस टेक से जुड़ेगा। जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, मानव को मारने की बात कर रहे हैं, इसमें भी जाकर जुड़ता है। तो ये थे गांधी के 7 पापों की संकल्पना। और कौन से विचार थे गांधी के? गांधी के थे इथिकल, यानी नैतिक विचार की हमने बात की गांधी की यहाँ पर हल्के सी। हालांकि गांधी को इस 1 घंटे आधे घंटे की क्लास में समेटना तो बड़ी मुश्किल बात है। गांधी पर केवल गांधी के टॉपिक पर ही पीएचडी होती है, तो एक टॉपिक में समेटना तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, और हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे ऐसा। अब एक चीज़ और देख लें, तो ये गांधी का आपने अब तक देखा क्या? गांधी के बारे में हमने आपको कौन सा सिद्धांत बताया? हमने गांधी का सत्याग्रह बताया। उसके बाद हमने गांधी का आपको जो टॉपिक हिंसा डेवलप किया, अहिंसा डेवलप किया, डिस्कस किया, और उसके अलावा गांधी के नैतिक विचार की बात की। आइए एक विचार और समझ लेते हैं, गांधी का राजनीतिक विचार। उसके बाद फिर अगली वीडियो में बात करेंगे गांधी का राजनीतिक विचार क्या है, यानी पॉलिटिकल आइडिया गांधी का क्या है। गांधी है अराजकतावादी। ये अराजकतावादी क्या होते हैं, आइए इस स्लाइड में चलते हैं। देखिए अराजकतावादी क्यों होते हैं, क्या होता है अराजकतावादी, इसे समझिए। यहाँ पर जब गांधी के हम राजनीतिक विचार की बात करेंगे तो हम मुख्यतः 3 चीज़ों की बात करेंगे। क्या क्या? पहला बात करेंगे अराजकतावाद, फिर दूसरी हम बात करेंगे यहीं पर आपसे धर्म और राजनीति का संबंध। गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति का संबंध क्या होना चाहिए। तीसरा हम बात करेंगे राम राज की अवधारणा, कि राम राज्य क्या है। इन 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे गांधी के राजनीतिक सिद्धांत पर, और जब इन पे हमारी बात होगी तो आप देखेंगे इसी रामराज के सिद्धांत से जुड़ जाएगा गांधी का सर्वोदय, इसी सिद्धांत से गांधी का जुड़ जाएगा स्वराज, यानी चाहे ग्राम स्वराज की बात हो, चाहे अन्य की या राजनीतिक स्वराज की, तो ये गांधी की वहीं जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ से हम अभी तो तत्काल में हम बात करेंगे आपसे अराजकतावाद क्या होता है। आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लें अराजकतावाद क्या होता है। अराजकतावाद का अर्थ ये होता है कि जो राज्य की सीमाओं से परे हो, यानी गांधी कह रहे हैं कि आपकी जो राजनीति होनी चाहिए उसके केंद्र में मानव होना चाहिए। बीइंग ह्यूमन की राजनीति आप करिए, और बीइंग ह्यूमन की जब आप राजनीति करेंगे तो आप किसी राज्य के दायरे से नहीं बधेंगे। आप इंडिया स्टेट, यानी जो इंडिया है, राज्य का अर्थ है यहाँ पे प्रोविंस से नहीं, यहाँ पे कंट्री से है, नेशन से है। आप इंडिया से नहीं बधेंगे, आप यूएसए से नहीं बधेंगे, आप पाकिस्तान की सीमा नहीं देखेंगे, आप इंडिया की सीमा नहीं देखेंगे, आप देखेंगे क्या? मानव, कि चाहे वो पाकिस्तान का व्यक्ति हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे भारत का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे म्यांमार का हो, वो क्या है? अंततः एक मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते वह व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता, बल्कि बुरा क्या हो सकता है? उसका चरित्र हो सकता है, उसके कार्य बुरे हो सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। इसलिए गांधी ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
कि जो पाप है इससे घृणा करो, जो पाप करने वाला है उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पापी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। ये गांधी का क्या है, अराजकतावाद का सिद्धांत कहता क्या है कि राज्य की सीमा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। ये राज्य के जो मानव का विकास हो जाएगा, जब मानव का विकास एक उच्च स्तर तक पहुंचेगा तो राज्य जैसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। यह गांधी का अराजकतावाद है। धर्म और राजनीति को लेकर गांधी क्या कह रहे हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी का जो धर्म है, पहले इनको ये समझना होगा कि गांधी का धर्म क्या है। गांधी का धर्म है ड्यूटी, रिलीजन नहीं है गांधी का धर्म। गांधी का धर्म है ड्यूटी। ड्यूटी का अर्थ क्या है, कर्तव्य। देखिए, एक धर्म तो देखिए कई तरह, भारत में धर्म तो कई अर्थों में लिया जाता है। एक धर्म को लिया जाता है कार्य के संदर्भ में, एक धर्म को लिया जाता है कर्तव्य के संदर्भ में, और एक धर्म को लिया जाता है जो धार्मिक होते हैं, जो धर्म होता है रियल धर्म के संदर्भ में। तो तीनों के अर्थ भारत में मिलेंगे, तीनों के संदर्भ में मिलेंगे। जैसे एक होता है पितृ धर्म, एक होता है मातृ धर्म, एक होता है पुत्र धर्म। यानी पुत्र होने के नाते जो आपका कर्तव्य होता है उसे वो धर्म बोलते हैं। और ऐसा नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं सांप का धर्म है काटना, तो उस धर्म के अंदर सांप का कार्य है काटना। तो ऐसे में धर्म का एक अर्थ कार्य भी होता है, और एक अर्थ जो होता है, जो धर्म निरपेक्षता वाली बात होती है, वो जो धर्म रिलीजन से जुड़ता है। लेकिन गांधी का धर्म क्या है? गांधी का धर्म कहते हैं, गांधी का धर्म है ड्यूटी, कर्तव्य। गांधी कहते हैं कि अगर राजनीति में आप हैं, अगर आप बिना कर्तव्य के हैं, आप अपना कर्तव्य ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप राजनीति को गलत दिशा में ले जाएंगे। आपको राजनीति, आपके कर्तव्य मालूम होने चाहिए, आपकी ड्यूटी पता होनी चाहिए कि राजनीति में आपको करना क्या है। यानी इसी वजह से उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति मनुष्य को रसातल में लेके चली जाती है। ये एक भ्रष्ट है। इसीलिए उन्होंने कहा क्या कि जो धर्म की लालुपता में फंस जाते हैं वो राजनीति नहीं कर पाते। आप देखेंगे इसी वजह से जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश संसद को उन्होंने वेश्या कहा था। वेश्या क्यों? क्योंकि ब्रिटिश संसद ने उन्हें कहा था कि ये धर्म विहीन की बात करते हैं। यहाँ पर गांधी आप देखेंगे जो रिलीजन है और जो ड्यूटी है उन दोनों को जोड़ देते हैं, और क्या कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज की जो संसद है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो वेश्या की तरह है। क्यों? क्योंकि वो धर्म विहीन होने के कारण ये लोलुपता में फंस जाती है, लालच में फंस जाते हैं, लोग लालची हो जाते हैं, और इसी लालच उनको जो जन की सेवा करना है उससे दूर हटा देता है। तो ये गांधी का विचार था। क्या? ये गांधी का विचार है राजनीतिक। अब गांधी के राजनीतिक विचार को आपने समझा, तो गांधी के राजनीतिक विचार की बात हमने क्या क्या कर ली, अराजकतावाद, धर्म और राजनीति। एक चीज और, राम राज की संकल्पना बहुत हल्के में बात करेंगे। राम राज का अर्थ है कि वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य। राम राज का अर्थ है ऐसा राज्य होना चाहिए जो कैसा हो, जो कल्याणकारी हो। ये कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? शोषण विहीन राज्य होना चाहिए। राज्य में कहीं पर किसी भी स्तर पर शोषण ना हो। कैसा हो? लोगों के बीच टॉलरेंस हो, सहिष्णुता हो, एक दूसरे के साथ लोग टॉलरेट कर रहे हों। और क्या हो? सर्वधर्म समभाव हो, सभी धर्म का एक साथ सह अस्तित्व हो, एक साथ सभी धर्म की बात हो। ये सब देखेंगे, जितने आप ये टॉपिक देख रहे हैं, वैल्यू देख रहे हैं, ये सब आपके एथिक्स पेपर में जाकर जुड़ जाएंगे। ये सब आपके समानता के टॉपिक में, आपके सारे जो वर्चू हैं एथिक्स में, उससे जाकर आपके जुड़ जाएंगे। तो ये गांधी का क्या है, रामराज का सिद्धांत। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो आइए एक बार पीपीटी देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर हम आगे बात करेंगे
पार्ट 2 में, जहाँ पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी के भाग 2 की। और भाग 2 में हम आपसे जो बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या, गांधी के सामाजिक विचार को। और जब सामाजिक विचार में बात करेंगे तो एक डिबेट बड़ी सी है, अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर वर्सेस गांधी, उसकी हम आपसे चर्चा करेंगे। और जब गांधी और अम्बेडकर की चर्चा कर रहे होंगे तो वहीं पे हम आपसे चर्चा करेंगे गांधी वर्सेस सुभाष, कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या डिबेट है, इसकी बात करेंगे। गांधी की हम यहाँ पर जब हमारी चर्चा हो रही होगी तो गांधी के और किस सिद्धांत पे हम बात करेंगे, गांधी के पर्यावरणीय सिद्धांत पर, यानी इन्वायरमेंट को लेकर गांधी क्या कह रहे हैं इसकी हम बात करेंगे। आपसे बात करेंगे गांधी एजुकेशन को लेकर क्या कह रहे हैं, गांधी का एजुकेशन फार्मूला क्या है। फिर यहीं पे हम बात करेंगे गांधी का जो पर्यावरणीय विचार है उसकी बात करने के बाद गांधी का जो आर्थिक विचार है, यानी इकोनॉमी को लेकर गांधी क्या कह रहे हैं, इसकी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। और अगली वीडियो में क्या करेंगे, इतनी 3 या 4 टॉपिक जो दिख रहे हैं, इसके बाद जो डिबेट है इनके बाद हम बात करेंगे यहीं पर गांधी के दक्षिण अफ्रीका में क्या कर रहे हैं। इतनी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आइए जितनी चर्चा हुई है उसकी एक बार PPT देख लेते हैं, फिर यहाँ से हम आगे चलें। देखिए, हमने बताया कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका तीसरा चरण चल रहा है। तीसरे चरण में गांधी से 2 भागों में बांटा, गांधी के जीवन के परिचय और गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये 2 भागों में, एक क्षेत्रीय आंदोलन में गांधी हैं और दूसरे राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी हैं। क्षेत्रीय आंदोलन में हमने आपको 3 आंदोलन बताए, एक आपको बताया चंपारण, फिर बताया हमने अहमदाबाद मिल आंदोलन और उसके बाद फिर खेड़ा, ये 3 है। इसमें चंपारण और खेड़ा किसान विद्रोह है और जो अहमदाबाद है ये मजदूरों का विद्रोह है। इसके बाद क्या बात करेंगे हम, इसके बाद हमारी बात कहाँ तक हुई थी, ये पिछली वीडियो में हो गई थी। आज की वीडियो हमने गांधी के परिचय से बात की, गांधी के प्रारंभिक जीवन की हमने बात की, गांधी के विचार पे हम चल रहे थे। गांधी के विचार हमने सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार पर चर्चा करनी थी। और गांधी की जो रणनीति थी, रणनीति क्या थी, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति। ये क्या थी, गांधी कहते हैं जो व्यक्ति होता है वो, जो अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो आपके पास हमेशा संसाधन पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्स नहीं होंगे। अतः अगर आप एक बार संघर्ष करते हैं और कुछ पाते हैं, अचीव करते हैं तो उसे रख लें, होल्ड करें, फिर लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, जागरूकता फैलाएं, लोगों को जागरूक करें और तब तक लोग जो किसान आपके साथ जुड़े थे वो कुछ इनकम भी कर लेंगे, फिर आपके साथ लड़ेंगे। ऐसे में गांधी संघर्ष विराम की राजनीति करते हैं और इसी रणनीति को गांधी को बोलते हैं संघर्ष विराम संघर्ष की राजनीति। अब गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में हम चर्चा आपसे करेंगे, जो हमारी बात होगी वो हम बात करेंगे अखिल भारतीय आंदोलन जो गांधी करते हैं। तो गांधी के प्रारंभिक जीवन की हम बात करेंगे। तो गांधी का जो हमने प्रारंभिक जीवन की डिटेल आपको बताई थी कि गांधी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1869 में हो रहा है। और गांधी के जन्म के बाद गांधी के पिता की हमने बात की, उनका नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई, इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था या कस्तूरबा गांधी के नाम से जानते हैं। गांधी के 4 पुत्र हुए थे, इनकी शादी 13 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। इनके 4 पुत्र हैं, एक हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास। 1889 से लेकर 91 तक वो इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया उन्होंने। 1892 में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर अफ्रीका चले गए। फिर अफ्रीका से जो उनकी वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को गांधी अफ्रीका से भारत आते हैं और इसी दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। फरवरी 1915 में गांधी शांति निकेतन में रहते हैं और टैगोर इसी वजह से उन्हें महात्मा की उपाधि देते हैं और गांधी ने उन्हें गुरुदेव कहना शुरू कर देते हैं। यानी जो उपाधि है उनका एक्सचेंज कर रहे हैं गांधी और टैगोर। गांधी इन्हें गुरुदेव के नाम से बुला रहे हैं और टैगोर इन्हें महात्मा के नाम से बुला रहे हैं। और देखिए, जब गांधी जी अफ्रीका में, तभी गोपाल कृष्ण गोखले ने वहाँ की यात्रा की थी और वहाँ पर उन्हें राजनीतिक कुछ गुर सिखाए थे और इसी वजह से गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना है। गांधी का जो प्रिय भजन था बैसो जन तैनो कहिए, इसकी रचना नरसिंह मेहता ने की थी और गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी बिरला मंदिर भवन में जाते समय। प्रार्थना, ठीक है। इतनी बातें
गांधी के बारे में जो आपको जाननी थी वो हो गई। अब इसके बाद हमने आपसे बात की थी गांधी के विचार की। गांधी के विचार में हमने आपसे चर्चा की कि गांधी के सत्याग्रह की बात करनी, अहिंसा की, साधन साध्य की पवित्रता की। इतनी विचार हमने आपको पहले इस वीडियो में चर्चा करनी थी। इतनी हमने बात की। क्या हमने बताया जो सत्याग्रह है वो क्या है, इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है सत्य पर अडिग रहते हुए अहिंसात्मक तरीके से अन्याय का विरोध करना। अहिंसा हमने आपको बताया अहिंसा क्या था। अहिंसा को हमने 3 विभागों में बांटा। हिंसा को पहले एक मानसिक, एक वाचिक, एक शारीरिक, जिसकी हमने डिटेल में आपको बात की। तो गांधी का ये कोई नया विचार नहीं था, ये भारतीय संस्कृति में गांधी मानते हैं कि यह निहित था। गांधी के नैतिक विचार की हमने आपसे बात की जो साधन और साध्य की पवित्रता को फोकस करते हैं, और यंग इंडिया में उन्होंने लिखा 7 पापों की संकल्पना की बात की उन्होंने। वो 7 पाप कौन से हैं? पहला, परिश्रम के बिना धन अर्जन। दूसरा, विवेक रहित सुख प्राप्त करना। तीसरा, बिना चरित्र का ज्ञान। चौथा, नैतिकता विहीन व्यापार। पांचवा, त्याग बिना धर्म। और छठवां, सिद्धांत विहीन राजनीति। और सातवां, मानवता रहित विज्ञान। इन 7 पापों की संकल्पना को यूपीएससी ने मेंस में पूछ लिया है, ध्यान रखिएगा, इसलिए आप इसे याद रख लीजिए। हो सकता है आपके जीएस प्री में भी यह प्रश्न बन जाए। राजनीतिक विचार कौन से हैं? उनका राजनीतिक विचार अराजकतावादी है, जिसकी हमने बात की कि राज्य की आवश्यकता को नहीं बल्कि वैल्यू पे उन्हें फोकस किया था, डिटेल में हमने बात की थी। और राम राज्य की संकल्पना हमने बताई कि जो कल्याणकारी राज्य होता है इसका जो कॉन्सेप्ट है। दूसरा, शोषण नहीं होना चाहिए राज्य में, सहिष्णुता होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। और दूसरी, धर्म और राजनीति का जो संबंध गांधी बताते हैं वो धर्म को ड्यूटी के रूप में मानते हैं। धर्म विहीन लोग को बताते हैं जिनके पास धर्म है नहीं है, जिनके पास ड्यूटी नहीं है, ऐसे लोग आप देखेंगे क्या हो जाएंगे, ऐसे लोग लालच की लोलुपता में फंस जाएंगे, सत्ता की लोलुपता में फंस जाएंगे। और यही रीजन है कि वो ब्रिटिश की संसद को वेश्या कहकर उन्हें पुकारा है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की संसद को वेश्या कहा है। क्यों? इसी टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धर्म और राजनीति का अलगाव है। ठीक है, तो इतनी बातें हमें आज आपसे करनी थी इस वीडियो में। तो आज हम रुकेंगे यहीं पर। इस वीडियो में मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो दीजिए आज्ञा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।